बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्वेलिंग एंड पेरिस्टाल्सिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वेलिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। स्वेलिंग इन्वॉल्व द सेट ऑफ रिफ्लेक्सेस। बेसिकली रिफ्लेक्सेस हैं जो मिलकर स्वेलिंग मैकेनिज्म इनिशिएट करवाते हैं। हम आसानी की खातिर स्वेलिंग को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन oral phase, second pharyngeal phase and third esophageal phase। सबसे पहले हम oral phase के बारे में जानेंगे। oral phase लिप्स के क्लोज होने के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही हमारे लिप्स क्लोज होते हैं तो उसके साथ ही स्वेलिंग का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। स्वेलिंग मैकेनिज्म में oral phase वो वाहिद फेज़ है जो वॉलंटरी होती है, जो हमारी मर्ज़ी से हो रही होती है। बाकी फेजेस इनवॉलंटरी हो रही होती हैं। ऑरल फेज़ के दौरान फूड को ऑरल कैविटी के अंदर रोल किया जाता है, इसकी मैस्टिकेशन की जाती है, इसको सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है और मॉइस्चर किया जाता है। इन सारी एक्टिविटीज़ से फूड का बोलस बन जाता है। ये बोलस अब इस काबिल है कि इसको आगे स्वेलो किया जा सके। ऑरल फेज में ही के दौरान ही टंग इस बोलस को पुश करती है थ्रोट के बैक साइड की तरफ, ताकि इसको आगे पुश किया जा सके। यहाँ पर ऑरल फेज एंड होती है और नेक्स्ट फेज स्वेलिंग की शुरू हो जाती है। जिसको हम फेरेंजियल फेज का नाम देते हैं। फेरेंजियल फेज के दौरान फूड जो कि अब बोलस की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जिसको टंग ने बैक साइड पर थ्रोट के पुश कर दिया हुआ था, और उसको फेरिंक्स में धकेला जाता है। फेरिंक्स बेसिकली बिहाइंड द माउथ एक कैविटी है जहाँ पर कि डिफरेंट सिस्टम्स की ओपनिंग्स आकर खुलती हैं। फ्रेंजियल फेज टेक्टाइल रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन से स्टार्ट होती है। टेक्टाइल नाम से ही आपको पता लग रहा है, टच। जैसे ही फूड आकर फेरिंक्स में टच करती है टेक्टाइल रिसेप्टर्स को, तो वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। इन टेक्टाइल रिसेप्टर्स का काम स्वेलिंग और कफिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये टेक्टाइल रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होने पर स्वेलिंग रिफ्लेक्सेस इनिशिएट करवाती हैं। इन स्वेलिंग रिफ्लेक्सेस में सबसे पहले जो रिफ्लेक्स जनरेट होता है या इनिशिएट होता है, वो सॉफ्ट पैलेट का लिफ्ट करना है। सॉफ्ट पैलेट लिफ्ट होता है जिसकी वजह से नेज़ल एयरवेज क्लोज हो जाती हैं। सॉफ्ट पैलेट आपको पता है ऑरल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट था। जैसे ही वो लिफ्ट होता है तो नेज़ल एयरवेज जो कि फेरिंक्स में ओपन हो रहे होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ताकि फूड नेज़ल एयरवेज की तरफ ना जा सके। इसके बाद टंग फूड बोलस को बैक साइड पर, थ्रोट के बैक साइड पर मूव करती है। बोलस मूव्स ओवर द बैक ऑफ द टंग। टंग की बैक साइड पर बोलस चला जाता है। टंग blocks the oral cavity to prevent the food to return। जैसे ही बोलस फेरिंक्स में एंटर हो जाता है तो टंग ऊपर उठ जाती है और ये ओरल कैविटी को ब्लॉक कर देती है, ताकि फूड दोबारा से ओरल कैविटी में वापस ना आ सके। इसके बाद एपिग्लोटस जो नेक्स्ट रिफ्लेक्स ड्यूरिंग फ्रेंजियल फेज इनिशिएट होता है, उनमें
एपिग्लोटस का फोल्ड्स बैक होना है ओवर द लेरेंक्स, ताकि ट्रैकिया को क्लोज किया जा सके या ग्लोटस को क्लोज किया जा सके, ताकि फूड ट्रैकिया के अंदर एंटर ना हो। ड्यूरिंग दिस फेज एपिग्लोटस फोल्ड्स और पुशेस बैकवर्ड्स ओवर द लेरिंग्स। लेरिंग्स एंड वोकल फोल्ड्स, जिनको हम वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, दीज कॉन्ट्रैक्ट ओवर द ट्रैकिया। ये ट्रैकिया के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करके ट्रैकिया को क्लोज कर देते हैं, ताकि फूड ट्रैकिया या विंड पाइप में एंटर ना हो सके। ड्यूरिंग दिस फेज रेस्पिरेशन को टेम्परली अरेस्ट कर दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है, ताकि फूड जो है वो एसोफेगस के अंदर एंटर हो सके। इस दौरान अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स जो है ओपन हो जाता है, ताकि एसोफेगस में फूड एंटर हो सके। वो बोलस जो कि अब फेरेंक्स से गुजरकर एसोफेगस की तरफ जा रहा है, वो एसोफेगस में एंट्री हासिल कर ले। इसके बाद फूड जो कि अब एसोफेगस में पहुंच चुकी है, तो नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम एसोफेजियल फेज कहते हैं। फूड बॉलस एसोफेगस में प्रोपेल डाउन होना शुरू हो जाता है। अब एसोफेगस में ये कैसे डाउनवर्ड मूव करता है, ये ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको एसोफेगस में मूव करवाया जाता है। पेरिस्टालसिस ही वो फिनोमिना है जिसके ज़रिए या जिस मूवमेंट के ज़रिए ये फूड बॉलस आगे अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मूव करता चला जाएगा। ये बोलस स्टोमक में पहुंच जाता है एसोफेगस से होता हुआ ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे ही बोलस स्टोमक में एंटर हो जाता है, तो इसके साथ ही लेरेंक्स मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लेरेंक्स दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है और इस तरह से स्वेलिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी को अब हम एक डायग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर, इस डायग्राम में आप स्वेलिंग प्रोसेस को देखेंगे। इसमें अगर आप देखें तो ये आपको नेजल कैविटी दिखाई दे नज़र आ रही है, जो कि नोज से आ रही है। ये जिसको मैंने रेड मार्क किया है, ये बकल कैविटी है जो माउथ के बिल्कुल बैक साइड पर मौजूद है। ये लोअर पार्ट जो रेड में कर रही हूँ, ये टंग है। ये लेरेंक्स का पोर्शन है और ये विंड पाइप या ट्रैकिया है, जो कि इस वक्त ओपन है। इसके ऊपर ये कैप है जिसको हम एपिग्लोटस का नाम देते हैं। इसको मैंने रेड मार्क किया है, ये एपिग्लोटस है, जो कि ये ग्लोटस जो ओपनिंग लेरेंक्स की है इसके ऊपर पाया जा रहा है, जो कि नीचे को कवर होने पर इसको बंद कर देगा। ये सॉफ्ट पैलेट आपको नजर आ रहा है, ये जिसको मैं रेड मार्क कर रही हूँ, सॉफ्ट पैलेट है। और ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये फूड बॉलस है जो ओरल कैविटी के अंदर पाया जा रहा है। और ये एरिया फेरेंक्स का एरिया है, जो कि बैक ऑफ द थ्रोट है। ये अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर मसल्स थिक हो गई हैं, सर्कुलर मसल्स, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सर्कुलर मसल्स जहाँ थिक हो जाएंगे वहाँ एक स्फिंक्टर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर बन चुका है। ये अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर इस वक्त क्लोज है और इसने एसोफेगस को बंद किया हुआ है। ये नीचे एसोफेगस मौजूद है और इस स्फिंक्टर की वजह से ये एसोफेगस क्लोज हो चुका है। ये नॉर्मल कंडीशन है जिस वक्त हम ब्रीथ कर रहे होते हैं।
इस दौरान नॉर्मल कंडीशन में सॉफ्ट पैलेट नेजल एयरवेज को ओपन किए होता है, जिसकी वजह से एयर, ये एयर का पाथवे आपको नज़र आ रहा है, ये नोज से एयर आ रही है, रेड मार्क कर रही हूँ मैं, यहाँ से ये फेरिंक्स में से गुजरते हुए ये ट्रैकिया में एंटर हो जाती है एपिग्लोटस ओपन होने की वजह से। और इस दौरान कोई फूड स्वेलो नहीं हो रही होती, और इस दौरान अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्लोज होता है ताकि स्टोमिक से भी बैकवर्ड फूड ना आ सके ओरल कैविटी की तरफ। लेकिन जब स्वेलिंग प्रोसेस इनिशिएट होता है तो उस दौरान, वापस डायग्राम में देखेंगे कि उस दौरान सॉफ्ट पैलेट डाउन फेरेंक्स को क्लोज कर देता है, लिफ्ट होकर ये सॉफ्ट पैलेट लिफ्ट हो गया है और इसने यहाँ पर आकर ये देखें फेरेंक्स को क्लोज कर दिया है, जिसकी वजह से नेजल एयरवे क्लोज हो चुका है। अब जो फूड ऑरल कैविटी से डाउनवर्ड मूव करेगी वो नेजल एयरवेज की तरफ नहीं जा सकेगी। इस दौरान फूड का बोलस जो कि यहाँ मौजूद था अब मूव करके फेरेंक्स में आ चुका है फ्रिंजल फेस के अंदर। ये फूड बोलस ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पहुँच चुका है। जैसे ही यहाँ पहुँचता है ये एपिग्लोटस देखें, इसने ग्लोटस को नीचे को डाउनवर्डली मूव करके क्लोज कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रैकिया बंद हो गया है और थोड़ी देर के लिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया गया है। इसी दौरान टंग ऊपर की तरफ लिफ्ट हुई है और इसने ऑरल कैविटी को क्लोज कर दिया है, जिसकी वजह से ये फूड बॉलस वापस ऑरल कैविटी की तरफ मूव नहीं कर पा रहा, इस तरफ नहीं जाएगा। और अगर आप इस एसोफेजियल स्फिंक्टर को देखें जो कि पहली डायग्राम के अंदर आपने देखा था क्लोज था, अब ये एसोफेजियल स्फिंक्टर इसमें ओपन हो चुका है और फूड जो है, फूड बॉलस जो है, अब वो एसोफेगस से स्फिंक्टर से गुजर कर एसोफेगस की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है ताकि स्टोमिक में एंटर हो सके। ये तीनों फेजेस यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं स्वेलिंग के प्रोसेस की, जिनमें ओरल फेज थी पहली, फिर फेरेंजियल फेज थी जिसमें कि ट्रैकिया एपिग्लोटस का ट्रैकिया को क्लोज करना था, और लास्ट वन फेज थी एसोफेजियल स्फिंक्टर का, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर का ओपन होना ताकि फूड एसोफेगस से पास होकर स्टोमिक की तरफ जा सके। यहाँ पर स्वेलिंग कंप्लीट हो जाती है। अब फूड जो है वो एसोफेगस में आ चुकी है। अब एसोफेगस से ये फूड मूव करती हुई स्टोमिक की तरफ जाएगी और उस दौरान जब फूड एसोफेगस से गुजरेगी तो वो जिस मूवमेंट के ज़रिए से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाउनवर्ड मूव करेगी उसको हम पेरिस्टाल्सिस का नाम देते हैं। अब हम पेरिस्टाल्सिस के बारे में जानेंगे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, जिसके ज़रिए से ये फूड जो है वो अब सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आगे मूव करती हुई चली जाएगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेसिकली एक वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है that propels the food and fluids through the digestive tract and other tubular organs. पेरिस्टाल्सिस एक इनवॉलंटरी रिदमिक मूवमेंट है जो जिसकी वजह से जो कंटेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होते हैं उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाता है। It begins in the esophagus and continues through the intestine. एसोफिगस में ये स्टार्ट होती है और सारी इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होती चली जाती है। अगर हम पेरिस्टाल्सिस के फंक्शंस की बात करें, क्या रोल प्ले करती है ये, बेसिकली 3 रोल्स हैं जो कि पेरिस्टाल्सिस परफॉर्म कर रही है। नंबर 1 प्रोपल्शन, नंबर 2 मिक्सिंग एंड वेस्ट रिमूवल। Propulsion means
It moves the food and fluids through the digestive system for digestion and absorption. पेरिस्टालसिस ही की वजह से जो फूड और फ्लूइड्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्ट भी होते हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल हो पाती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स की। पेरिस्टालसिस ही वो फिनोमिना है जिसकी वजह से स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स किया जाता है और इस डाइजेस्टेड फूड को फिर एक्सपोज किया जाता है ताकि ये एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस इस इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर सके। तीसरा फंक्शन जो पेरिस्टालसिस परफॉर्म करती है वो वेस्ट रिमूवल है। वेस्ट रिमूवल के दौरान लार्ज इंटेस्टाइन में इट ड्राइव्स द वेस्ट टुवर्ड्स द रेक्टम फॉर एलिमिनेशन। इसी की वजह से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको रेक्टम की तरफ मूव करवाया जाता है ताकि उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करवाया जा सके। इस तरह से पेरिस्टालसिस ने 3 फंक्शंस परफॉर्म किए। एक प्रोपल्शन का, फूड को प्रोपेल करना थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दूसरा मिक्सिंग का, फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करना और एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस को एक्सपोज करना ताकि डाइजेस्टेड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब किया जा सके, और तीसरा रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू एलिमिनेशन। अदर सिस्टम्स में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाई जाती हैं, जिस तरह यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर यूरिन को टू ब्लैडर मूव करवाने के लिए भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, किडनी से ब्लैडर तक यूरिन को मूव करवाने के लिए भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही इन्वॉल्व होती है। इसी तरह बाइल को डुडिनम तक बाइल डक्ट से भी पेरिस्टालसिस ही मूव करवा के पहुंचा रही होती है ताकि बाइल में मौजूद एंजाइम्स के ज़रिए फूड की डाइजेशन डुडिनम के अंदर हो सके। मैकेनिज्म ऑफ पेरिस्टालसिस की हम बात कर लेते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट चूंकि एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से जनरेट हो रही होती है तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ये दोनों मसल्स आपने जीआईटी के अंदर, जब हमने जीआईटी की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी तो उसमें आपने देखे थे कि वहाँ पर एक मस्कुलर लेयर मौजूद थी जिसको हमने मस्कुलरस का नाम दिया था, जिसमें सबसे एक सर्कुलर मसल लेयर थी और उसके आउटर साइड पर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर मौजूद थी, और इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन से ही एक वेव लाइक मूवमेंट जनरेट होती है। ये एक कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन से वेव लाइक मूवमेंट जनरेट हो रही होती है। ये दोनों मसल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और ये वेव लाइक मूवमेंट क्रिएट करते हैं दैट पुशेस द कंटेंट्स फॉरवर्ड, जिनकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो कंटेंट मौजूद होते हैं उनको फॉरवर्ड मूव करवाया जाता है। ये एक इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, यानी इसमें हमारी मर्जी का अमल दखल नहीं होता, बल्कि इट इज़ रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम इसको इनवॉलंटरी कंट्रोल कर रहा होता है। स्पेशली द मेंटेरिक प्लेक्सस, मेंटेरिक प्लेक्सस की भी बात हमने की थी हिस्टोलॉजी की बात करते हुए जीआईटी की। मेंटेरिक प्लेक्सस इन्हीं सर्कुलर मसल लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स के दरमियान मौजूद थे, ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ नर्व्स था जिनकी स्टिमुलेशन से ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को जनरेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फूड कंटेंट जो कि जीआईटी के अंदर मौजूद होते हैं उनको फॉरवर्ड मूव करवाया जा रहा होता है। इस डायग्राम के ज़रिए हम पेरिस्टालसिस के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर बोलस मौजूद है ये फूड बोलस है,
इसको मैं रेड मार्क कर रही हूँ। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाया जा रहा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये फूड बोलस मौजूद है। जहाँ फूड बोलस मूव करके आगे जा रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, उसके आगे जो मसल्स मौजूद हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वाल के अंदर, वो रिलैक्स हो रही हैं, जिसकी वजह से मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से बोलस फॉरवर्ड मूव कर रहा है। एक वेव ऑफ रिलैक्सेशन है, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, वेव ऑफ रिलैक्सेशन है मसल्स की, जो आगे से आगे जनरेट होती चली जा रही है। और जैसे जैसे बोलस आगे मूव करता चला जाएगा, उससे आगे मसल्स जो हैं बॉडी वाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, वो रिलैक्स करते चले जाएंगे ताकि ये बोलस इजीली आगे प्रोपेल होता रहे। जबकि जहाँ बोलस मौजूद है उसके बैक साइड वाले मसल्स, आप नोट करें, जो बैक साइड उसके मसल्स हैं यहाँ पर भी, वहाँ एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है जो मूव कर रही है। जैसे जैसे बोलस आगे मूव करेगा तो उसके बैक एंड पर मौजूद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बोलस है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आगे से आगे प्रोपेल किया जाता रहेगा। एसोफेगस, अब हम पेरिस्टाल्सिस की एग्जांपल्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहली पेरिस्टाल्सिस की एग्जांपल स्वेलिंग के अंदर हमें नजर आती है, जहां पर एसोफेजियल मसल्स पुश द फूड बोलस टुवर्ड्स द स्टोमक। इसके बाद डाइजेशन में इट मूव्स द काइम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। काइम क्या चीज़ है? जो फूड स्टोमक में मौजूद होती है। फूड बोलस जब स्टोमक के अंदर एंटर हो जाता है तो जब स्टोमक के जूसेस के साथ मिक्सअप होता है तो वो काइम की शेप अडॉप्ट कर लेता है। पेरिस्टाल्सिस ही है जो काइम को मूव करती है थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एडिंग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। वेस्ट रिमूवल में भी पेरिस्टाल्सिस ही रोल प्ले कर रही थी, जैसा हमने पहले देखा था। पेरिस्टाल्सिस ही लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फेकल मटेरियल को पुश करती है ताकि उसको रेक्टम से थ्रू रेक्टम एलिमिनेट किया जा सके फ्रॉम द बॉडी। पेरिस्टाल्टिक मोशन डिटेल। रिलैक्सेशन वेव, जैसा मैंने अभी डायग्राम में आपको दिखाया कि जहां पर बोलस मौजूद होगा उससे आगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मसल्स रिलैक्स करेंगे ताकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एक्सपेंड किया जाए और जिसकी वजह से बोलस को मूव अहेड किया जा सके इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कंट्रैक्शन वेव, जो जहां बोलस मौजूद होगा उसके बिहाइंड कंट्रैक्शन वेव ओरिजिनेट होगी ताकि बोलस को फॉरवर्ड प्रोपेल किया जा सके इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पेरिस्टाल्सिस की वजह से तो फूड फ्रॉम एसोफेगस टू द स्टोमक एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन और एट द एंड रेक्टम तक पहुंचती है। बट अगर एंटी पेरिस्टाल्सिस हो, जिस तरह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फॉरवर्ड फूड को प्रोपेल कर रही है, तो एंटी पेरिस्टाल्सिस भी मूवमेंट है जो कि फूड को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोपेल कर रही होती है। एंटी पेरिस्टाल्सिस बेसिकली रिवर्स वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट मूव्स द कंटेंट्स बैकवर्ड, जिसकी वजह से वॉमिटिंग रिफ्लेक्स जनरेट हो जाता है। इट यूजुअली एसोसिएटेड विद द वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। अब एक 3D वीडियो में डालूंगी, आप उस वीडियो के ज़रिए से स्वेलिंग के प्रोसेस को आसानी से समझ सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको स्वेलिंग और पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और एंटी पेरिस्टाल्सिस भी पता लग गई होगी। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें।
अल्लाह हाफ़िज़।